जहां तक पीने के पानी का प्रश्न है, दुर्भाग्य से राजस्थान की सरकार ने घंटों की प्यास बुझाने के बजाय राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति को प्राथमिकता दी। देखिए, मैं ऐसा कहूँगा कि मैं कोई गैर जिम्मेदाराना बयान, जैसे कांग्रेस पार्टी के नेता कहते हैं कि हम धरती से चांद तक की सीढ़ियाँ बना देंगे और वो भी सोने की बना देंगे। पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष कहते हैं कि हम जो है आलू डालेंगे और सोना निकलेगा। मैं ऐसे बयान देने में विश्वास नहीं रखता। पश्चिमी राजस्थान में पानी नहर के रूप में लाने की संभावनाओं पर जवाहरलाल नेहरू जी ने उस समय ताला लगा दिया था, और जब नदियां बांटी गई 15 साल बाद, भारत के हिस्से में 18% पानी रखा और 82% पानी जो है वो पाकिस्तान को दे दिया। गोविंद डोटासरा बोलते हैं कांग्रेस के अध्यक्ष ही बीजेपी का मौर्य बुला देंगे। अभी तो पिछले साल चुनाव में उनकी सरकार का बोल गया है, देश को जाति धर्म मजहब के नाम पर बांट करके, अमीर गरीब के नाम पर बांट करके, ऊंचे और नीचे के बांट करके, अगड़े और पिछड़े के नाम पर बांट करके, कांग्रेस पार्टी ने हमेशा ही अपनी सत्ता की लोलुपता के साथ में महत्वाकांक्षाओं को प्राप्त किया। फूट डालो और राज करो, बांटो और राज करो, ये कांग्रेस ने इनहेरिट किया है। करण सिंह जी को मुबारक के साथ वो चांद तक सीढ़ियाँ पहुँचाते हैं, सोने की सीढ़ियाँ पहुँचाते हैं। राहुल गांधी जी के पास में मशीन है जिसमें आलू डालते हैं, सोना निकलता है, उस सोने से सीढ़ियाँ बनी। नमस्कार, आप सभी का भारत रफ्तार में स्वागत है। और हम चुनावी भागम भाग के बीच में अब आखिरकार हमने गजेंद्र सिंह शेखावत जी को पकड़ लिया है, और मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ कि इतनी बड़ी लोकसभा कैसे हैंडल करते होंगे। और गजेंद्र जी, मैं तो 250-300 किलोमीटर तो आपके साथ चली लिया आज, लेकिन इतनी बड़ी लोकसभा, क्या प्लान है? अभी जितना आप आए हो उतना ही, उससे आगे और भी है। यहाँ से बीकानेर जिला शुरू हो जाता है, जहाँ आप खड़े हो वहाँ से 4 किलोमीटर, पर आप पश्चिम में जाते रहिए, अभी 250 किलोमीटर जोधपुर लोकसभा ही चलेगी। एक छोर तो जैसलमेर की तरफ है, एक दूसरे बॉर्डर, एक पाकिस्तान की तरफ है, एक बीकानेर की तरफ है, एक नागौर की तरफ है, पाली की तरफ है, जालौर की तरफ है, और बाड़मेर की तरफ है, और जोधपुर है। तो सर, जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय बात करते थे अंत्योदय के, अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुँचे, इतना बड़ा क्षेत्र में क्या ये संभव हो पाएगा कि अंतिम व्यक्ति तक, अगर आप जीतते हैं चुनाव, तो लाभ पहुँच पाए? या अगर आप जनता को कैसे बात? देखिए, बेसिक कम्युनिटीज की अगर मैं बात करूँ, दूर दराज छितराई भी आबादी होने के चलते हुए यहाँ पर मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति का संघर्ष बहुत बड़ा था। लेकिन सम्मानीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जब 100% सैचुरेशन के कॉन्सेप्ट के साथ में जब काम करना शुरू किया, आज 80,000 घरों तक, 80,000 लोगों तक, गरीबों तक घर यहाँ पर ना करके हमने देने में कामयाब हुए। माननीय प्रधानमंत्री जी का इस संकल्प कि हर घर तक बिजली पहुंचनी चाहिए, 1,22,000 से ज़्यादा घरों तक बिजली पहुंचाने में कामयाब हुए, जो 21वीं सदी में भी अंधेरे में थे। लगभग 1.25 लाख से ज़्यादा घरों तक गैस का चूल्हा पहुंचा पाए, जो कभी इन दूर दराज की ढाणियों में सपने में भी नहीं सोचा जा सकता था। इस पूरे क्षेत्र के हर घर तक हम बैंक का खाता पहुंचा पाए, हर घर तक शौचालय पहुंचा पाए। जब सरकार का कमिटमेंट होता है, पॉलिटिकल विल होती है, पब्लिक स्पेंडिंग होती है, सरकार उसके ऊपर पैसा खर्च करे, कंटिन्यूअस परसुएशन होता है और पार्टनरशिप्स होती हैं, जब सबके साथ मिलकर के केंद्र, राज्य, स्थानीय सरकार, राज्य की सरकार, देश की सरकार सब मिलकर के काम करती हैं, तो निश्चित रूप से सफलता मिलती है, परिणाम आता है। इस 4P के प्रिंसिपल पर जब हमने काम किया, आज मैं कह सकता हूं कि मेरे क्षेत्र में मूलभूत आवश्यकताओं की चुनौती के हम ऊपर आ पाए। जहां तक पीने के पानी का प्रश्न है, 2019 से जब ये काम प्रारंभ हुआ था, माननीय प्रधानमंत्री जी ने लाल किले के प्राचीर से घोषणा की थी। दुर्भाग्य से राजस्थान की सरकार ने घंटों की प्यास बुझाने के बजाय राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति को प्राथमिकता दी। सर्वाधिक बजट आवंटन करने के बावजूद भी, सभी 1 करोड़ कनेक्शंस के लिए प्रोजेक्ट सैंक्शंस SLSCC में कर देने के बावजूद भी, राजस्थान में देश में सबसे कम काम जिन प्रदेशों में हुआ, उनकी श्रृंखला में राजस्थान खड़ा हुआ। देश का एवरेज 16% कवरेज से लेकर के 76% तक पहुंचा। राजस्थान आज भी 50% के नीचे हैं, और देश में 2 ही प्रदेश ऐसे हैं जो 50% के नीचे हैं। एक ममता बनर्जी जी का वेस्ट बंगाल, और दूसरा राजस्थान, गहलोत साहब के राज्य में। 27,000 करोड़ जो हमने दिया, उसमें से मात्र 6,000 करोड़ खर्च कर पाए, जबकि अनेक स्टेट्स ने
अपने को एलोकेशन जितना था उससे ज़्यादा बजट जो है इंसेंटिव के रूप में लेकर के भी अपना प्रोजेक्ट जो है टाइमली कंप्लीट किया, इसलिए 12 प्रदेश जो हैं वो 100% सैचुरेटेड हो पाए। सर आपने ERCP आप सरकार बनते ही लेके आए, इम्प्लीमेंटेशन किया है, जो वादा किया वो करके दिखाया, लेकिन सर यहाँ पश्चिमी राजस्थान में भी ऐसी कोई योजना लेके आएंगे अगर आप जीतते हैं तो? देखिए, मैं ऐसा कहूँगा कि मैं कोई गैर जिम्मेदाराना बयान, जैसे कांग्रेस पार्टी के नेता कहते हैं कि हम धरती से चांद तक की सीढ़ियाँ बना देंगे और वो भी सोने की बना देंगे, या उनके पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष कहते हैं कि हम जो है आलू डालेंगे और सोना निकलेगा, मैं ऐसे बयान देने में विश्वास नहीं रखता। हम मोदी जी के सिपाही हैं और मोदी जी कहते हैं कि शब्द ब्रह्म है, कहे हुए हर शब्द के अनुरूप आचरण होना ही चाहिए। देखिए, पश्चिमी राजस्थान में पानी नहर के रूप में लाने की संभावनाओं पर जवाहरलाल नेहरू जी ने उस समय ताला लगा दिया था, फेट वाज सील्ड। जब आज़ादी के 15 साल बाद 47 में देश आज़ाद हुआ, 1962 में हमने पाकिस्तान के साथ में जल बंटवारे का समझौता कर लिया, जबकि उस समय संप्रभु भारत, सार्वभौमिक भारत, आज़ाद भारत को किसी भी दबाव के सामने झुके बिना एक भी बूंद पानी देने की आवश्यकता नहीं थी। भारत का भूभाग जो भारत से कट करके अलग हुआ पाकिस्तान के रूप में, वो लगभग 18% भूमि थी, और जब नदियां बांटी गई 15 साल बाद में, तो भारत के हिस्से में 18% पानी रखा और 82% पानी जो है वो पाकिस्तान को दे दिया। अगर वो गलती माननीय नेहरू जी ने नहीं की होती, आज राजस्थान के हर खेत में पानी होता। अब उसको गलतियां सुधारने के लिए कीमत मांगती है और समय भी मांगती है। सर गोविंद डोटासरा बोलते हैं कांग्रेस के अध्यक्ष ही बीजेपी का मौर्या बुला देंगे, मौर्या बोल जाएगा। अभी तो पिछले चुनाव में उनकी सरकार का बोल गया है, उनकी पार्टी का बोल गया है। पिछले 2 चुनावों से लोकसभा में उनकी पार्टी का मौर्या राजस्थान में बोल ही नहीं पा रहे, क्योंकि एक भी सीट नहीं जीत रही है। देश में भी उनका मौर्या नहीं बोल पा रहा है, क्योंकि विपक्ष में नेता प्रतिपक्ष बनाने जितनी सीटें भी उनकी नहीं आ रही। न लोकसभा में उनका मौर्या बोल पा रहा है, न प्रदेश में उनका मौर्या बोल पा रहा है, न विधानसभा में उनका मौर्या बोल पा रहा है। अब उनके मौर्या कहाँ बोलेंगे वो ही जानते हैं। सर राजस्थान का चुनाव 14 का बात करें, 19 की बात करें, लेकिन इस चुनाव में सर एक बड़ी चीज़ है कि कुछ लोग ऐसा कर रहे हैं कि जातिवाद पे चुनाव शिफ्ट ऑन हो। आप इसको किस तरह से देखते हैं कि जातिवाद पे जो चुनाव हो रहा है या चुनाव करने की कोशिश की जा रही है, उसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, जातिवाद पर चुनाव रहे, देश को जाति धर्म मजहब के नाम पर बांट करके, अमीर गरीब के नाम पर बांट करके, ऊंचे और नीचे के बांट करके, अगड़े और पिछड़े के नाम पर बांट करके, कांग्रेस पार्टी ने हमेशा ही अपनी सत्ता की लोलुपता के साथ में महत्वाकांक्षाओं को प्राप्त किया है। इसलिए ये बांटना कांग्रेस के कल्चर में, कांग्रेस के डीएनए में, फूट डालो और राज करो, बांटो और राज करो, ये कांग्रेस ने इनहेरिट किया है अंग्रेजों से। लेकिन अब देश की जनता समझ चुकी है, जान चुकी है, पहचान चुकी है, लोकतंत्र परिपक्व हुआ है। अब ये बांट करके राजनीति करने वाला काम तो शायद नहीं चल पाएगा। करण सिंह बोलते हैं कि मैं को चुनाव जिता दो, मैं चांद पे पहुंचा दूंगा, और कहते हैं कि गजेंद्र सिंह शेखावत ने तो अब तक एक भी काम नहीं कराया। देखिए, मेरे काम का गवाही तो आप जिस सड़क पे चल रहे हो वो सड़क ही दे रही है, और ऐसी अनेक सड़कें हैं। लेकिन करण सिंह जी को मुबारक है साहब, वो चांद तक सीढ़ियाँ पहुँचा दें, सोने की सीढ़ियाँ पहुँचा दें। मुझे एक बालक ने कहा एक दिन, जब वीडियो दिखाया कि ऐसा ऐसा उन्होंने स्टेटमेंट दिया है, तो मैंने पूछा, यार ऐसा स्टेटमेंट, इतना सोना कहाँ से आएगा? कांग्रेस पार्टी की जब सरकार थी तब तो सोना गिरवी रख के आए थे, ये तो हम वापस छुड़वा करके लाए, इतना सोना कहाँ से मिलेगा? तो उसने कहा, आपको पता नहीं है, राहुल गांधी जी के पास में मशीन है जिसमें आलू डालते हैं, सोना निकलता है, उस सोने से सीढ़ियाँ बनेगी। सर आप लगातार कांग्रेस आपको घेरती रही और लगातार संजीवनी का मामला उठाती रही, और आपने पूर्व मुख्यमंत्री जी पर केस भी किया, और उसके बाद भी लगातार आपको कांग्रेस पार्टी घेर रही है। और दूसरी ओर जो संजीवनी बूटी की बात करते हैं, तो उसमें हनुमान जी ने लक्ष्मण को बचाया था उस बूटी के जरिए, लेकिन ये संजीवनी आपकी कैसी संजीवनी है कि समझ ही नहीं आ रहा कि कांग्रेस पार्टी आपके पीछे ही पड़ी हुई है? देखिए, मैंने अब कहा कि अपने राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए झूठे आरोप लगाना, ये कांग्रेस पार्टी के डीएनए में है, उनकी कल्चर का पार्ट है।
याद करिए 2019 के चुनाव के समय माननीय प्रधानमंत्री जी पर रफाल के नाम को लेकर के कितने कीचड़ उछालने की कोशिश की गई सीएजी के कमेंट के बाद में भी। भारत और फ्रांस के बीच में जो रिलेशनशिप है उसको खतरे में डाल करके भी वो रुके नहीं। अंततः सुप्रीम कोर्ट के द्वारा फटकार लगाने के बाद में जाकर के उनका मुंह बंद हुआ। ठीक इसी तरह इसको लेकर के भी बहुत सारे टिप्पणियां की गई, उल्टे सीधे केसेस रजिस्टर किए गए। 42 करोड़ रुपए से ज़्यादा पैसा मुझे इन झूठे केसेस में इम्प्लिकेट करने के लिए वकीलों के फीस के रूप में प्रदेश की जनता की गाड़ी कमाई के खर्च किए गए। अध्यापकों को पेंशन देने का पैसा नहीं है। विश्वविद्यालय के शिक्षक पेंशन के बिना और तनख्वाह के बिना काम कर रहे हैं और सरकार जनता के धन का दुरुपयोग अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को फिक्स करने के लिए न्यायालय में वकीलों को फीस के नाम पर बांट करके कर रही है। ये इस बात का परिचय है क्या कि प्रदेश की सरकार अपनी पॉलिटिकल मशीनरी का दुरुपयोग करते हुए इस तरह के काम करना चाहती है। सर, जोधपुर की जनता को आप क्या वादे करते हैं, क्या पूरा करेंगे, क्या इम्प्लीमेंटेशन करेंगे? लगातार 2 बार से आप चुनाव लड़े, 19 में भी बड़े मार्जिन से जीते, फिर गहलोत जी के पुत्र वैभव गहलोत जी चुनाव लड़े, उसके सामने भी जीते। अब इस बार क्या वादा करते हैं? देखिए, जब मैं 14 में मैंने काम करना शुरू किया था तब जोधपुर में बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो आवागमन के साधन का बहुत कमजोर था। जोधपुर से फुलेरा तक और जोधपुर से मारवाड़ जनशक्ति तक डबलिंग नहीं होने के कारण से, रेलवे के प्लेटफॉर्म कम होने के कारण से जोधपुर के रेलवे स्टेशन पर भारी कंजेशन और बॉटलनेक था। ट्रेन की स्पीड बहुत कम थी। वो संकट खत्म हुआ, नया रेलवे स्टेशन बन रहा है, डबलिंग हो चुकी है और कंप्लीट इलेक्ट्रिफिकेशन भी हो गया। जोधपुर को जोड़ने वाली कोई भी सड़क 2 लेन पेव्ड शोल्डर या 4 लेन नहीं थी। आज जोधपुर को जोड़ने वाली सारी सड़कें, जोधपुर बाड़मेर, जोधपुर जैसलमेर, जोधपुर नागौर, जोधपुर जयपुर के लिए बिलाड़ा तक, बर तक, और ये जैसलमेर से लेकर के बीकानेर जिस सड़क पे आज आप चल रहे हैं, जोधपुर की रिंग रोड, जोधपुर में 406 से ज़्यादा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनाएं, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रेंथन हुआ है। उसके आगे बढ़ करके अगर हम बात करें तो जोधपुर का एयरपोर्ट 35 साल तक विकास का इंतजार कर रहा था। वहाँ केवल 2 हवाई जहाज खड़े हो सकते थे एक समय, और वो भी सिर्फ दिन के समय। आज जोधपुर का एयरपोर्ट 37 एकड़ जमीन एडिशनल बिल करके जोधपुर का एयरपोर्ट जो है वो विस्तृत हुआ है, और अप्रैल में आज 12 जहाज खड़े हो सकते हैं। जोधपुर की कनेक्टिविटी जो सिर्फ जयपुर और दिल्ली के साथ में थी, मुंबई और दिल्ली के साथ में थी, आज देश के हर बड़े शहर से जोधपुर जुड़ गया है। इस तरह से जोधपुर के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करके जोधपुर में दिल्ली मुंबई रेल कॉरिडोर जो जोधपुर के पास से निकला है उसको कंप्लीट करा है। जोधपुर अमृतसर कांडला एक्सप्रेसवे जो आई थिंक सबसे बड़ी परियोजना होगी वो कंप्लीट हुई है। अब जोधपुर जब इंफ्रास्ट्रक्चर के दृष्टिकोण से परिपूरित हुआ है तब जोधपुर को हम एक इंडस्ट्रियल कैपिटल कैसे बना सकते हैं, देश और प्रदेश का इंडस्ट्रियल ग्रोथ की कैपिटल कैसे बना सकते हैं, उसके लिए हम काम करेंगे। आपके सामने जो चुनाव लड़ रहे हैं करण सिंह उचियाड़ा, वो प्रधानमंत्री जी के चाय वाला होने की टिप्पणी 1-2 दिन पहले एक बयान में की। देखिए, ये मुझे लगता है कि उनके संस्कारों का दोष है कि वो माननीय प्रधानमंत्री जी जो दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हैं उनके ऊपर इस तरह के अनर्गल प्रलाप और टिप्पणी कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने पहले भी की है, मणिशंकर अय्यर जी से लेकर के अनेक लोगों ने। ये बेसिकली करण सिंह जी की मानसिकता का दोष है। जब कोई गरीब का बेटा, गरीब चाय वाले का बेटा हो या चाहे गरीब जूते गांठने वाले का बेटा, वो जब पूरी दुनिया में उसकी पहचान बनती है तो इस तरह के जो ये सामंती सोच के व्यक्ति हैं इनके पेट में दर्द होता है, इनके आंखों में जलन और चुभन होती है, और वो कहीं ना कहीं कभी न कभी अनायास मुंह से निकल भी जाती है। नरेंद्र मोदी वो चाय वाले का बेटा बेशक होगा, लेकिन वो देश के 130 करोड़ लोगों का स्वाभिमान का प्रतीक है। भारत का मान और सम्मान पूरे विश्व में बढ़ाने वाला व्यक्ति है। भारत को के गरीबों के जीवन में परिवर्तन ला करके 25 करोड़ गरीबों को गरीबी की रेखा से बाहर निकालने वाला व्यक्ति है।
देश की सेनाओं का आत्मविश्वास लौटा करके देश की सीमाओं को सुरक्षित करने वाला व्यक्ति है। देश की करोड़ों महिलाओं के जीवन में अनेक योजनाओं के माध्यम से परिवर्तन ला करके सशक्त करने वाला व्यक्ति है। देश की 3 करोड़ से ज़्यादा माताओं बहनों को लखपति दीदी बनाने वाला व्यक्ति है। और देश की तमक धरती से लेकर के चांद तक खड़ी करने वाला व्यक्ति है। देश की जनता अपने उस चाय वाले के बेटे को सम्मान की दृष्टि से देखती है। युवा उसे अपने मेंटोर के रूप में देखते हैं, बेटियां अपने पिता की तरह देखती हैं, देश के सैनिक अपने साथी और संरक्षक की तरह देखते हैं। अब जिनके पेट में दर्द है वो इस तरह के उल जलूल बयान दे करके अपने आप को बड़ा समझने की कोशिश करते हैं। सर एक सवाल और, करण सिंह जी ये भी हम इंटरव्यू ले रहे थे, ये बोल रहे थे कि जो बीजेपी का सनातन है वो सिर्फ हिंदुत्व की बात करता है। मैं भी माँ भगवती की पूजा करता हूँ, मैं भी राम को मानता हूँ, लेकिन मैं हिंदू मुस्लिम को बांटता नहीं हूँ, जबकि गजेंद्र सिंह जी ऐसा करते हैं। देखिए, व्यक्ति का ये विषय नहीं है। करण सिंह जी जिस विचारधारा से आते हैं, जिस पार्टी से आते हैं, उनको स्पष्ट करना चाहिए कि उस पार्टी की सरकार जब थी तब उन्होंने राम काल्पनिक है ये एफिडेविट दिया था कि नहीं। जब राम भक्तों पर गोली चलाई गई थी उस समय क्या दिल्ली में उनकी सरकार थी कि नहीं। जब राम भक्तों पर गोली चलाई गई तब उत्तर प्रदेश में जो सरकार थी वो उनकी अलायंस पार्टनर है कि नहीं। उनके खड़गे साहब ने इसी सनातन के ऊपर जो है अनर्गल टिप्पणी की थी कि नहीं। इन्हीं की गठबंधन के पार्टनर डीएमके के मुख्यमंत्री तमिलनाडु के बेटे और मुख्यमंत्री ने सनातन को कोरोना और डेंगू और मलेरिया के साथ में तुलना की थी कि नहीं। उन्हीं की पार्टी के वरिष्ठ नेता भारत के पूर्व वित्त मंत्री आदरणीय चिदम्बरम साहब के पुत्र कार्ति चिदम्बरम ने जिस तरह की अनर्गल टिप्पणियां सनातन धर्म को लेकर के, हिंदू धर्म को लेकर के की थी, करण सिंह जी को ये तो कहना पड़ेगा कि वो अपनी पार्टी के इन सब नेताओं की विचारधारा के साथ हैं या उनके प्रतिकूल हैं। एक सर अंतिम सवाल है मेरा, सर अगर आप चुनाव जीतते हैं तो यहाँ की जनता को पहले से ज़्यादा क्या लाभ मिलेगा, ये थोड़ा सा बताएं। देखिए, अब एक बार फिर राजस्थान में डबल इंजन की सरकार राजस्थान और दिल्ली में सरकार बनने के बाद में होगी, जो अवश्यंभावी है। और जब डबल इंजन की सरकार होगी तो देश की सरकार की जो लोक कल्याण की योजनाएं हैं, सर्वस्पर्शी योजनाएं हैं, उनको हम बेटर तरीके से इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। मोदी की हर गारंटी को राजस्थान में और जोधपुर लोकसभा क्षेत्र में पूरा करना ये मेरी प्राथमिकता है, पहली और आखिरी और रहेगी। चलते चलते एक सवाल सर, रविंद्र भाटी आपकी ही विश्वविद्यालय के अध्यक्ष हैं, आप सीनियर रहे हैं उनके, क्या आपने समझाने की कोशिश नहीं की उनको? वो मेरे छोटे भाई हैं और वर्षों से मेरा छोटे भाई और उनके साथ में छोटे भाई के जैसा संबंध है। मैंने उनसे चर्चा चुनाव से पहले कई बार पॉलिटिकल चर्चाएं की थी, लेकिन जब उन्होंने तय कर लिया उसके बाद में मुझे लगता है कि टिप्पणी करने की और समझाइश की कहीं कोई गुंजाइश बाकी नहीं रही। तो आपने मतलब आपकी बातचीत हुई उनसे बढ़ने के बाद? उनकी विधायक बनने के बाद बातचीत हुई है, अनेक बार वो मुझे मिलने भी आए हैं। मैंने जब आए थे तब उनसे कहा भी कि अभी इस चुनाव में देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को पुनः प्रधानमंत्री बनने के लिए हम सबको हर तरह से संकल्पबद्ध होकर के काम करना चाहिए। उन्होंने इत्तेफाक भी व्यक्त किया था। लेकिन अब उम्मीद नहीं है आपको? देखिए, अब उम्मीद पर तो दुनिया कायम है, अच्छा ही होना चाहिए जो होगा। तो ये थे गजेंद्र सिंह शेखावत से खास बातचीत की, जिनका साफ तौर पे कहना था उम्मीद पर तो दुनिया कायम है। साथ ही इन्होंने कहा कि जोधपुर में किस तरह से जनता का विकास होगा, आगे का रोड मैप क्या होगा अगर ये जीते जितना नहीं जोधपुर राजस्थान।